हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज का वीडियो कुछ असम का बारे में बताऊंगा आपको। असम में अभी फ़िलहाल बहुत बाढ़ चल रहा है दोस्तों। इतना भयानक बाढ़ चल रहा है, आपको क्या बताऊं। आप जब ये वीडियो देखोगे तब पता चलेगा असम का हालत कैसा है। इतना बड़ा बाढ़ आया है, कितने लोगों का जान भी चला गया है उस बाढ़ में। कितने लोगों उसका घर भी खो दिया है। कितने लोगों असम का हालत इतना ख़राब है, मैं आपको क्या बताऊं। ये वीडियो आप देखोगे तब पता चलेगा असम का हालत कैसा है। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपको असम के बारे में पता चलेगा। क्या आप जानते हैं कि एक ही झटके में पूरी की पूरी हंसती खेलती दुनिया कैसे पानी के अंदर समा जाती है और कैसे सिर्फ 15 मिनट का समय एक इंसान के पूरे जीवन भर की कमाई, उसकी खुशियां और उसके अपनों को छीन लेता है। आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तब पूर्वोत्तर के खूबसूरत राज्य असम में 6 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी की सबसे भयानक जंग लड़ रहे हैं। 66 से भी ज्यादा बेकसूर जिंदगियों का सफर हमेशा के लिए थम चुका है। और सबसे डरावनी बात यह है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा खुद यह मान चुके हैं कि करीब 80,000 लोग ऐसे हैं जिन तक राहत की कोई भी किरण अभी तक नहीं पहुंच सकी है। यानी जिस आंकड़े को हम और आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह तो केवल एक अधूरा सच है। असली तबाही तो उस पानी के नीचे दबी हुई है जहां अभी तक किसी का कैमरा और किसी का कदम तक नहीं पहुंच पाया है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको उस असम की असली दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब हमारा देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तब असम के हमारे अपने भाई बहन हर साल इस खौफनाक मंजर को सहने के लिए मजबूर क्यों हैं। सोचिए उस पल के बारे में जब आप अपने घर में आराम से बैठकर अपने परिवार के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे हों और अचानक एक खौफनाक आवाज आती है, चीख पुकार मचती है और पता चलता है कि आपके पास अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। जी हाँ, यही हुआ है चराई देव और शिवसागर के उन मासूम लोगों के साथ जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी भयावह आपदा नहीं देखी थी। 15 मिनट में यह तय करना था कि घर के बुजुर्गों को संभालें, बच्चों को उठाएं या फिर सालों की मेहनत से कमाए गए सामान को बचाएं। कई इलाकों में पानी 10-10 मीटर यानी 2-2 मंजिला इमारतों के ऊपर तक चला गया। देखते ही देखते हंसते खेलते गांव समंदर में तब्दील हो गए। लोगों के पक्के मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए और जो बच गए वह आज अपनी ही छत पर बैठकर सिर्फ एक निवाले और पीने के साफ पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। इस भयानक त्रासदी की एक ऐसी कहानी भी है जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान की आंखें भी नम हो जाएं। चराई देव के एक छोटे से गांव में 21 तारीख की ढलती शाम को रोहिणी दुबर्रा का परिवार रात के खाने की तैयारी कर रहा था। अचानक घर का दरवाजा तोड़ता हुआ पानी का सैलाब अंदर घुस आया। धार इतनी तेज थी कि संभलने का एक मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते परिवार की माँ और उनकी मासूम बेटी तेज बहाव में समा गईं। अपनी माँ और बहन को आंखों के सामने बहता देख दोनों बेटे बिना अपनी जान की परवाह किए उस उफनती नदी में कूद पड़े। लेकिन कुदरत के उस बेरहम रूप के आगे उनकी एक न चली और कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा हंसता खेलता परिवार इस दुनिया से ओझल हो गया। पड़ोसी बताते हैं कि उन्होंने मदद के लिए गुहार लगाई, फोन मिलाया, लेकिन जब तक कोई मदद पहुंच पाती तब तक सब कुछ शांत हो चुका था। आज उस घर में सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है और यह कहानी केवल उस एक परिवार की नहीं है। ऐसे न जाने कितने परिवार हैं जिनकी चीखें इस पानी के शोर में कहीं दब कर रह गईं। आज असम में स्थिति यह है कि 2,500 से भी ज्यादा मासूम बच्चे और सैकड़ों गर्भवती महिलाएं राहत शिविरों में लोहे और प्लास्टिक के तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर हैं। जरा सोचिए उस माँ के बारे में जिसने अभी कुछ ही दिन पहले अपने बच्चे को जन्म दिया है और वह इस खौफनाक बारिश में बहते हुए पानी के बीच एक पतली सी पन्नी के नीचे अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी है। शिविर तो बन गए हैं, लेकिन क्या उन शिविरों में जरूरत की दवाइयाँ हैं? क्या वहाँ डॉक्टर मौजूद हैं? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, क्योंकि जिन चीजों की गिनती नहीं होती उनकी जिम्मेदारी भी कोई नहीं लेता। सरकारी फाइलों में यह लोग सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाते हैं, लेकिन असलियत में यह वे इंसान हैं जिनकी पूरी दुनिया उजाड़ चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि इस भयानक बर्बादी का असली जिम्मेदार कौन है। जब यह तबाही शुरू हुई तो सबसे पहले यह कहा गया कि नागालैंड में बादल फटने की वजह से यह सब हुआ है। बादल फटना एक ऐसा शब्द बन चुका है जिसे सुनते ही सारा दोष प्रकृति के सिर पर मढ़ दिया जाता है और प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता है। लेकिन जब मौसम विभाग की रिपोर्ट सामने आई
तो सच कुछ और ही निकला दोस्तों। मौसम विभाग ने साफ शब्दों में कहा कि वहां कोई बादल नहीं फटा था। नागालैंड में जो बारिश हुई वह सामान्य से थोड़ी ज्यादा जरूर थी, लेकिन वह इतनी बड़ी तबाही का कारण अकेली नहीं हो सकी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्वोत्तर में इतनी बारिश होना कोई नई बात नहीं है। तो फिर जब मौसम विभाग खुद यह कह रहा है कि सिर्फ बारिश को दोष नहीं दिया जा सकता, तो फिर उन बेकसूर लोगों की जिंदगियों को किसने छीना? यह एक ऐसा सवाल है जो आज हर भारतीय को पूछना चाहिए। अगर आप असम के भूगोल को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि असम की घाटी एक बड़ी सी थाली की तरह है, जिसके 3 तरफ ऊंचे पहाड़ हैं और बीच में मैदानी इलाका है। पहाड़ों पर जब भी बारिश होती है तो सारा पानी बहकर इसी थाली में जमा होता है। यानी असम में पानी आना कोई हैरानी की बात नहीं है। यह बात दशकों से सबको पता है। लेकिन सवाल यह है कि 70 सालों में हमने इससे निपटने के लिए क्या किया दोस्तों? असम में पानी को रोकने के लिए मिट्टी के तटबंध यानी विशाल दीवारें बनाई जाती हैं। जल संसाधन विभाग के पन्नों पर साफ लिखा है कि ये मिट्टी के बांध केवल एक काम चलाऊ उपाय थे, जिन्हें 50 के दशक में जल्दी में अपनाया गया था। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि 70 साल बीत जाने के बाद भी वही काम चलाऊ तरीका आज भी असम का मुख्य सहारा बना हुआ है। असम के जल संसाधन मंत्री ने खुद विधानसभा के पटल पर खड़े होकर यह स्वीकार किया था कि राज्य के करीब 4800 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांधों में से 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा बांध अपनी पानी रोकने की क्षमता पूरी तरह खो चुके हैं। यानी मानसून आने से पहले ही सरकार यह जानती थी कि हर 3 में से 2 किलोमीटर लंबी दीवार जर्जर हो चुकी है। और जब इस बार पानी का दबाव बढ़ा तो 18 से ज्यादा जगहों पर यह मिट्टी के बांध ताश के पत्तों की तरह बह गए। अब जब मंत्री जी से सवाल पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि पानी तो बांध के 4 मीटर ऊपर से बह रहा था। अब आप ही सोचिए कि अगर पानी बांध के ऊपर से ही आना था तो पिछले 70 सालों से हम इन दीवारों को किसके लिए और क्यों बना रहे थे? इतना ही नहीं, यह मिट्टी के बांध एक ऐसी समस्या बन चुके हैं जो पानी को गांव में आने से तो रोक नहीं पाते, लेकिन जब पानी एक बार गांव के अंदर घुस जाता है तो यह दीवारें उस पानी को वापस निकलने भी नहीं देती। पानी आता तो 1 घंटे में है, लेकिन उसे निकलने में हफ्तों लग जाते हैं। जिस दीवार को सुरक्षा की ढाल बनना था, वही दीवार आज लोगों के लिए एक पिंजरा बन चुकी है। इसके अलावा विकास के नाम पर जो बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, उन्होंने भी पानी के पुराने रास्तों को बंद कर दिया है। पुलों की जगह छोटी छोटी पुलियां बना दी गई, जिससे पानी का प्राकृतिक बहाव रुक गया और सड़कें खुद एक नए बांध की तरह खड़ी हो गई। जो विकास लोगों की सहूलियत के लिए होना था, वही विकास आज उनके डूबने की वजह बन गया है। इसके साथ ही उन दलदली जमीनों और झीलों का भी विनाश कर दिया गया, जो बारिश के अतिरिक्त पानी को अपने अंदर सोख लेती थी। एक समय था जब असम के शिवसागर इलाके में विशाल प्राकृतिक जल निकाय हुआ करते थे, जो पूरे इलाके के लिए स्पंज का काम करते थे। जब पहाड़ों से पानी आता था तो यह झीलें उस पानी को अपने अंदर समा लेती थी। लेकिन समय के साथ साथ उन जमीनों पर इंसानी बस्तियां बस गईं और प्राकृतिक जल निकाय खत्म हो गए। अब जब पानी के पास रुकने की कोई जगह नहीं बची तो वह पानी सीधे लोगों के बेडरूम और रसोइयों में घुसने लगा। पूरी तस्वीर को ध्यान से देखिए। एक तरफ कमजोर और टूटी हुई दीवारें हैं, दूसरी तरफ बंद पड़े रास्ते हैं और तीसरी तरफ पानी सोखने वाली जमीन का खत्म हो जाना है। इन सब के ऊपर जब बारिश होती है तो जो तबाही मचती है उसे कुदरत का कहर कहना बिल्कुल गलत होगा। यह तबाही इंसानी गलतियों और खराब प्लानिंग का नतीजा है। अब आइए सबसे बड़े और गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं कि जब हर साल असम डूबता है तो फिर बाढ़ के नाम पर आने वाला हजारों करोड़ रुपया आखिर जाता कहां है? सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 में सिर्फ 16 किलोमीटर लंबे तटबंध की मरम्मत पर 67 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यानी 1 किलोमीटर लंबी मिट्टी की दीवार पर करीब 4 करोड़ रुपए। अब सवाल यह नहीं है कि 4 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा हैं। सवाल यह है कि 4 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर खर्च करने के बाद भी वह मिट्टी की दीवार पहली ही बारिश में कैसे बह गई? उस 4 करोड़ रुपए में से कितना पैसा सच में काम में लगा और कितना पैसा किसकी जेब में गया? इसका हिसाब आज तक जनता के सामने क्यों नहीं आया? साल 2021 से लेकर 2024 के बीच असम में बाढ़ नियंत्रण के नाम पर 600 से ज्यादा परियोजनाओं पर 3400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि खर्च की जा चुकी है। हर साल पानी आता है, हर साल मिट्टी के बांध टूटते हैं, हर साल नया बजट पास होता है और हर साल लोग बेघर होते हैं। यह एक ऐसा चक्र बन चुका है जो कभी खत्म ही नहीं होता। 2024 में ही शिवसागर के एक बांध के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद जांच बैठानी पड़ी थी और 6 कर्मचारियों को हटाया गया था। यानी यह बात जगजाहिर है कि इन निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर धांधली होती है
तो फिर इस बार जब इतने बांध टूटे तो कितने ठेकेदारों को जेल भेजा गया, कितनों को ब्लैकलिस्ट किया गया? यह सवाल सिर्फ राज्य सरकार से ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार से भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें देश के करदाताओं का पैसा लगा हुआ है। क्या असम की इस दुखद स्थिति का कोई स्थायी समाधान नहीं है? क्या असम के लोग हर साल ऐसे ही डूबने के लिए अभिशप्त हैं? इसका जवाब है कि समाधान बिल्कुल मुमकिन है, अगर हम अपने ही देश के दूसरे राज्यों से सीखें। ओडिशा का उदाहरण हमारे सामने है। एक दौर था जब ओडिशा में हर साल भयानक समुद्री तूफान आते थे। साल 1999 में आए महातूफान में 10,000 से ज्यादा बेकसूर लोगों का देहांत हो गया था। लेकिन उस भयानक त्रासदी के बाद ओडिशा सरकार ने संकल्प लिया और एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ओडिशा ने आपदा प्रबंधन के लिए अलग से एक समर्पित संस्था बनाई। पूरे तटीय